नमस्कार। जीपीएससी एसीएफ एग्जामिनेशन 2022 प्रीलिम अपना एग्ज़ाम पहले ही कंडक्ट हो चुका है। मेन के लिए भागदौड़ लगभग स्टार्ट है। काफ़ी लोग अभी तक रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं और जहाँ तक मेरा अनुमान है ऑलमोस्ट बहुत एक अच्छा खासा रेशियो है जो ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। कुछ तो शायद है संभव है कि 50% से ज़्यादा सिलेबस को कवर कर चुके होंगे। हो सकता थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो। यहाँ पर अपने डिस्कशन का जो मेन एरिया है जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आपका जनरल स्टडीज 3। मैं यहाँ पर ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि जब आप लोग इस लेवल पे आए हैं तो आपको जो सिलेबस या जो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है कि आपके कितने पेपर होंगे, किसका कितना मार्क्स है, सिलेबस क्या है, उसका बेसिक आइडिया आपको पहले से है। आपकी समस्या है जीएस 3 जिसमें मेनली फॉरेस्ट और जो इन्वायरमेंट साइंस है उससे रिलेटेड सेक्शन है। अदर पेपर के लिए क्या है कि वो अपने वर्नाकुलर टाइप के हैं जिसे आप प्रीलिम के टाइम पे काफ़ी चीज़ें प्रिपेयर कर चुके होते हैं। और फिर गुजरात में ही पहले से काफ़ी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही टाइप के प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ से आप लोगों ने ऑलरेडी हेल्प ले ली होगी। तो अपना जो मेन कोर एरिया रहेगा डिस्कशन का वो रहेगा जीएस 3। यहाँ पर जो जीएस 3 है इसमें और डिटेल के लिए तो ओरिएंटेशन क्लास है, आप उसे वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है आपको एक तो क्लास प्लस स्टडी मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज तीनों ही चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं इस बार। और जो लोकल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ भी कोलैबोरेशन है, तो अगर आप चाहें तो उनकी भी हेल्प ले सकती हैं। आपके विवेक पर पूरा डिपेंड करता है कि आपको कहाँ सही लगता है। जीएस 3 के मुद्दे पे आते हैं तो अपना जो जीएस 3 का पेपर है आपका जनरल स्टडीज़ 3 डिस्क्रिप्टिव पेपर है आपका। ये 15 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क का हर क्वेश्चन है, तो एक 150 है। यहाँ पर क्वेश्चन की लिमिट दी गई है 200 वर्ड, यानी कि आप ये मान के चलिए कि आपके लिए एटलीस्ट अगर आप नॉर्मल जो स्टैंडर्ड राइटिंग है उसमें अगर आप लिखते हैं तो एटलीस्ट आप 2 पेज भर के आइए, आगे पीछे 2 पेज एटलीस्ट, कम से कम इतना होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम मिल रहा है, क्योंकि 3 घंटे का पेपर है, तो मैं मान के चल रहा हूँ आराम से आपको पेपर जो टाइम है वो मिल जाएगा। तो आप 2.5-3 पेज के आसपास अपने आंसर लिख सकते हैं। ऐसा साइज इसलिए भी बढ़ जाता है कि जब आप लिखो तो वहाँ पर जो फ्लो चार्ट ग्राफ वगैरह है उन्हें आप यूज़ करेंगे तो आराम से साइज बढ़ जाता है। जीएस 3 का जो सिलेबस है उसमें टोटल 12 यूनिट्स हैं, 12 यूनिट है। इसमें यूनिट आपकी जो 6 है उसमें कुछ इन्वायरमेंट का पार्ट है, कुछ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन वाला पार्ट है। और यूनिट 12 जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन समिट से रिलेटेड है, तो ये 2 यूनिट आपकी इन्वायरमेंट से है, रिमेनिंग पूरा पार्ट आपका फॉरेस्ट ही से है। आज की क्लास का अपना बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि जो आपकी यूनिट 1 है उसको कुछ हद तक डिस्कस किया जाए। इस क्लास में हम लोग ये भी देखेंगे कि आखिर अगर हमें पढ़ना हो तो हम लोग कैसे प्रिपरेशन करें। देखो, कोई भी एग्ज़ाम हो उसकी प्रिपरेशन का एक बेसिक पिलर होता है कि आप उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन्हें ले लीजिए और उसका जो सिलेबस है उसे ले लीजिए। आप दोनों को एक साथ देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इन्हें मिला करके आप अपनी प्रिपरेशन करिए और मोस्ट ऑफ केसेस में एक अच्छी लेवल की प्रिपरेशन वहाँ हो जाती है। बट जीपीएससी के साथ इशू ये है कि अपने पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम पे केवल जो पिछली बार का आरएफओ का पेपर है 21 वाला, केवल वो पेपर है और ऐसी कोई पास्ट और कोई पुराने पेपर मुझे मिले नहीं। अगर आप लोगों के पास है तो आप शेयर कर सकते हैं। वैसे मुझे ऐसा लगा भी नहीं उसमें कि कोई पिछले 5-6 साल में ऐसा कोई पेपर हुआ हो। तो एक गिन चुन के वो आरएफओ वाला पेपर है, तो आप पढ़ा कैसे जाए। जैसे यूनिट 1 है, अगर मैं आपसे बोलूं कि यूनिट 1 से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या आ सकता है,
तो उसके लिए जब आरएफओ में कुछ नहीं पूछा तो एक ये समझ में नहीं आता कि क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उसका एक तरीका अपने पास ये हो सकता है कि जो अदर स्टेट हैं, जैसे कि यूपी है, उत्तराखंड है, उड़ीसा है, हिमाचल है। उड़ीसा और हिमाचल में फॉरेस्ट सर्विस भी है और उनकी जो सिविल सर्विस है उसमें फॉरेस्ट्री एज ए ऑप्शनल भी है। तो रेगुलर एग्ज़ाम है वो दोनों ही, हिमाचल और उड़ीसा। इन स्टेट की, इसमें कुछ साउथ के भी स्टेट है जैसे कर्नाटका है, या बिहार का भी एक आध दो पेपर है। आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनके भी कुछ पेपर हैं जो सब्जेक्टिव होते हैं। इनके क्वेश्चंस को, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उनको हम लोग ले सकते हैं। सेकेंड थिंग, जो अपना आईएफएस का एग्जामिनेशन है, हालांकि आईएफएस का जो लेवल है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट ठीक है, हम लोग उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन्हें ले सकते हैं। ज़्यादातर केस में ये देखा जाता है कि स्टेट पीएससी वाले पेपर कहीं ना कहीं किसी यूनिवर्सिटी में ही भेजेंगे, तो वो लोग आईएफएस के क्वेश्चंस को ही उठाते हैं और उन्हें थोड़ा मॉडिफाइड करके छाप दिया जाता है। तो आईएफएस के पेपर भी अपने लिए एक ठीक सोर्स है। तो जो हम लोग क्लास में आज की में डिस्कस करने वाले हैं, या आगे जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए अपने पास आरएफओ का पेपर रहेगा, और जहाँ पर आरएफओ के क्वेश्चंस नहीं मिल रहा है वहाँ पर ये सारे रिसोर्सेज को साथ में लेते हुए हम लोग पढ़ेंगे। और सिलेबस तो अपना दिया ही हुआ है। तो अपनी जो फर्स्ट यूनिट है इसकी, इंडियाज यूनिक एफिनिटी विथ फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा था हिस्टोरिकल, सोशल और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसमें क्वेश्चन अगर पिछले साल के देखे जाए तो ऐसे 3-4 एरिया है जहाँ पर अदर स्टेट में क्वेश्चन पूछे गए जो कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जैसे एक क्वेश्चन आता है फॉरेस्ट्री की डेवलपमेंट थ्रू एजेज, यहाँ पर जैसे जम्मू कश्मीर का है, एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ फॉरेस्ट डेवलपमेंट। फॉरेस्ट का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, उसकी कौन कौन सी स्टेजेस रही हैं डेवलपमेंट की। कभी कभी समटाइम इसका किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से लिंक भी कर दिया जाता है, जैसे राइट एन एसे ऑन हिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री इन इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। यहाँ पर इसे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, वाटर साइड मैनेजमेंट, फॉरेस्ट लेजिस्लेशन, फॉरेस्ट मूवमेंट, ऐसा कोई भी एरिया दिया जा सकता है जिससे पर्टिकुलर इस एरिया को लिंक कर दिया जाए, या फिर जस्ट सिंपल सा पूछ लिया जाए कि हिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट इन इंडिया लिखो। अब यहाँ पर इन्होंने टर्म यूज नहीं किया है स्टेज का, यहाँ पर इन्होंने एक टर्म यूज किया है स्टेजेस का। कई बार ये पूछ लेते हैं कि भाई जो फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट हुआ इंडिया में ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान, तो एक तो हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट है फॉरेस्ट्री का, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन अपने आ जाते हैं। ये एक टाइप से हम लोग इन्हें एज ए स्टैंडर्ड ले सकते हैं। इन क्वेश्चंस की एक बार आपको समरी और बता दूँ। यहाँ जब हम लोग स्टेजेस की बात करते हैं तो अपने पास क्या रहेगा, हम लोग जैसे 1 बाय 1 ईयर बाय ईयर स्टडी करते हैं, तो हम लोग मान लीजिए आप एक स्टेज ले सकते हैं कि ये रहा एंशिएंट इंडिया, ये रहा मिडिवल, एंड ये मॉडर्न। हम लोग हिस्ट्री को ऐसे 3 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर किस रूलर के अंडर क्या रहा, इस टाइप से हम लोग स्टडी कर सकते हैं इनकी। यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कॉलोनियल, और पहले तो रहा कंपनी रूल, इसके बाद जो ब्रिटिश क्राउन का रूल रहा, एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इस टाइप से हम लोग ये मॉडर्न को या तो आप सिंगल में कर सकते हो या 3 स्टेज में डिवाइड कर सकते हो। क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि आपको इंडिया की हिस्ट्री को जस्ट सिंपल बोला है तो आप यहाँ से यहाँ तक सीरीज चले आइए। अगर उन्होंने बोल दिया आपको स्टेजेस में डिवाइड करना है, तो आप अपने हिसाब से इन्हें या तो 3 स्टेज में, या 2 ये रहे और 3 ये, तो ऐसे ही 5 स्टेज में कर देते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हैं जिन्होंने ये लिखा है कि इंडिया का जो कॉलोनियल पीरियड या मॉडर्न इंडिया है
उसकी जो 4 स्टेजेस हैं फॉरेस्ट एंड उसकी डेवलपमेंट की, या 5 स्टेजेस हैं, उनको एक्सप्लेन करिए। अब यहाँ कोई रूल ऐसा नहीं है कि जो कॉलोनियल हिस्ट्री से स्टार्ट होती है, जो अपनी मॉडर्न फॉरेस्ट्री की जो हिस्ट्री है, कि उसमें कोई स्टेजेज हों कि 4 हैं 5, ऐसा कुछ फिक्स क्राइटेरिया होता नहीं है। एग्जामिनर कई बार आपसे बोल देंगे 3 स्टेज में एक्सप्लेन करिए या 4 स्टेज में, तो फिर अपन अपनी सुविधा के हिसाब से इनकी जो स्टेजेस हैं उन्हें डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैंने कैसा किया, मैंने एक आपको बता दिया कि कंपनी रूल है, फिर क्राउन रूल है, और फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस। अगर कोई एग्जामिनर मुझसे बोल देता है कि आपको 5 स्टेजेस में लिखना है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? स्टार्टिंग में कंपनी रूल ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ नहीं हुए हैं। क्राउन रूल को मैं यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। एक जो है स्टार्टिंग होती है जैसे फॉरेस्ट एक्ट आता है, और वह उसका कहाँ तक रहेगा, 1905 तक, जब अपने फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट होने लगते हैं वहाँ तक का पीरियड ले सकते हैं। या फॉरेस्ट पॉलिसी जो फॉरेस्ट पॉलिसी अपनी 1894 की, वहाँ तक के हिस्से को हम लोग एक सेपरेट हिस्सा बना सकते हैं। फिर वहाँ से लेकर के आप इंडिपेंडेंस तक के एरिया को बना दीजिए, ऐसे आप 2 में से कर दीजिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस को भी आप 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक 1970 से पहले का हिस्सा है, इसके बाद जो इंदिरा गांधी जी के जो रिफॉर्म हुए, जैसे 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रहा है, उसके बाद का जो पीरियड है उस टाइप के ले सकते हैं। तो ऐसे अपनी सुविधा से आप हिस्ट्री की स्टेजेस बना सकते हैं। तो पहला हिस्सा समझ में आया आपको कि इस टाइप की एक हमें कुछ मोटा माटी पढ़नी होती है, जिसमें आपको हिस्ट्री के जो इवेंट्स हैं मेजर, उनको डिस्कस करना है। जब हम लोग ये स्टेजेस को पढ़ेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर फॉरेस्ट्री में केवल फॉरेस्ट से रिलेटेड ही स्टेजेस नहीं आएंगे। इसमें आपकी जो वाइल्ड लाइफ है, ट्राइबल से रिलेटेड अगर कोई मूवमेंट या कुछ इस टाइप की एक्ट हुए हैं जो कि फॉरेस्ट से लिंक है, आप उनको भी यहाँ साथ में पढ़ते जाएंगे। दूसरा आता है एरिया डिस्कशन का, कि आपसे पूछा जाता है वन महोत्सव क्या है। जैसे ये देश आज़ाद होता है 1950 के टाइम पर, के.एम. मुंशी गुजराती थे, तो उन्होंने उस टाइम पे वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, तो उन्होंने वन महोत्सव की स्टार्ट किया था। तो उससे रिलेटेड आपसे आ जाता है कि भाई वन महोत्सव क्या है, उस पर कमेंट वगैरह करने के लिए ये 5-10 मार्क के लिए पूछ रहे हैं, या आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन बना दिया जाए, उसमें 2-3 पॉइंट पूछे जाए, तो 5 मार्क में जैसे वन महोत्सव आए, या 10 मार्क में वन महोत्सव आ जाए आपके लिए। दूसरा इम्पोर्टेंट इवेंट है चिपको मूवमेंट, इस पर कमेंट करने के लिए पूछा जा सकता है। एक इशू है सेक्रेड ग्रुप्स का। सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं, इसके हमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, हानियाँ लाभ हानियाँ, उनसे रिलेटेड इशू है। तो हम लोग सेक्रेड ग्रुप वाला जो एरिया है उसे देख सकते हैं। तो इस टाइप से अपनी जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है उसमें एक मोटा माटी आपको अनुमान लग गया होगा कि एक तो हमें जो फॉरेस्ट में हुए इवेंट्स हैं उनको लिस्टेड करना है, और इसके बीच बीच में जो मेजर इवेंट है उनसे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन पूछे गए। तो हम लोग सबसे पहले जो एंशिएंट है वहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट करेंगे हम लोग एंशिएंट इंडिया से। एंशिएंट इंडिया वाला जो सेक्शन है उसमें पहले तो अपने जो वेद पुराण उपनिषद आरण्यक वो आ जाते हैं। तो यहाँ पर विष्णु पुराण के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन है। विष्णु पुराण में 13 प्रकार के वनों का डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि देश में, भारतवर्ष में 13 प्रकार के 13 टाइप्स के फॉरेस्ट होते हैं। उसमें कुछ डिस्क्रिप्शन है, उसको यहाँ ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया गया। इन्होंने ये जो 13 टाइप के फॉरेस्ट है उन्हें फर्दर डिवाइड किया है कंजर और कंटक वनों में। कंजर मीन्स जिसमें एलिफेंट उनका रहते हैं उसमें, और कंटक जो थॉर्नी फॉरेस्ट है।
अब यहाँ पर आपको सभी याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि विष्णु पुराण में 30 टाइप के हैं, बस इतना भी याद हो गया बहुत है। हर चीज़ को पूरा याद रखने के लिए अपने कोई कॉस्ट बेनिफिट रहेगा नहीं। बस आप ऐसा याद कर सकते हैं कि इसमें एक तो सौराष्ट्र वनों के बारे में बोला गया है, ये 13 में ही है, और दूसरा अपरण अपरण रका अपरण रकावन, पता नहीं क्या है ये। तो एक तो ये फॉरेस्ट है, अपरण टका, यहाँ पर गलत लिखा था, अपरण टका वन और सौराष्ट्र वन, ये 13 में ये दो वनों का भी वर्णन है। अब क्योंकि ये गुजरात से ही है, उसी एरिया को कहीं ना कहीं लिंक करते हैं, इसलिए अपने दो याद रख लो, बहुत है, ज़्यादा कोई सेंस जाता नहीं है। फॉरेस्ट्री के बारे में सेकंड जो मेजर डिस्क्रिप्शन है वो है मौर्यों के टाइम का। जब कौटिल्य ने जो अपना अर्थशास्त्र लिखा है उसमें उन्होंने जो अपने फॉरेस्ट है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया। मीन्स उनका मतलब जो डिवीज़न का पर्पज़ है वो है कि जो वन है, किसी भी राज्य के पास जो वन है वो 4 भागों में बटा होता है। एक हिस्सा, वन पार्ट जो है वो जो किंग है, जो राजा है, उसके खुद के उपभोग या उसके कंजप्शन के लिए है। सेकंड पार्ट है, उससे जो भी रेवेन्यू या रिसोर्सेज जनरेट होंगे वो राज्य के लिए है, एम्पायर के लिए है। यहाँ राजा और राज्य को आपको सेपरेट समझने की ज़रूरत है। आप इसे ऐसे ले सकते हैं कि जैसे आपके स्टेट के मुख्यमंत्री हैं और आपका स्टेट है। यहाँ ये बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट 1/4 जो पार्ट है वो जो अपने चीफ मिनिस्टर हैं वो अपने पर्सनल यूज़ में ले सकते हैं, और जो सेकंड 1/4 है वो गुजरात स्टेट की प्रॉपर्टी है, वो सीएम की प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहाँ आपको थोड़ा दोनों में राज्य और राजा के बीच का डिफरेंस समझना होगा। तो सेकंड जो 1/4 हिस्सा आएगा वो जो राज्य है, किंगडम है, एम्पायर है, उसके लिए रहेगा। थर्ड जो हिस्सा आएगा 1/4 वो आम पब्लिक के लिए है, और फोर्थ जो 1/4 हिस्सा है वो जो ऋषि मुनि है उनके लिए है, मीन्स रिलीजियस पर्पज के लिए है। तो इस टाइप से अर्थशास्त्र में जो फॉरेस्ट है उनको 4 हिस्सों में बांटा गया है, उनके पर्पज बता दिए गए हैं। इससे एक टाइप से हमें ये एक मोटा माटी अनुमान लग जाता है कि उस टाइम पे वनों को किस नज़रिए से देखा जाता था, एज ए रिसोर्सेज। और कौटिल्य का ये अर्थशास्त्र है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि शायद है एंशिएंट इंडिया में उससे बेहतर जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज को है किसी ने मैनेज नहीं किया जितना इन्होंने किया। प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए इन्होंने एक पूरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्ट्रक्चर खड़ी की, जिसमें मैन है कुप्याध्यक्ष। कूप जो है फॉरेस्ट का एरिया, ये आज भी मॉडर्न सेंस में हम लोग यूज़ करते हैं। एक छोटा सा जो फॉरेस्ट का एरिया है उसे कूप बोलते हैं, हालांकि अब उसे छोटा एरिया है। पहले पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसका जो हेड है उसे बोला जाता था कुप्याध्यक्ष, कूप का अध्यक्ष। अब वो फॉरेस्ट को पूरा अकेले दम पे मेंटेन नहीं कर सकता, तो उसके लिए वनपाल, जो हम लोग आज बोलते हैं फॉरेस्ट गार्ड, वनपाल को रिक्रूट किया जाता था। और ये जो वनपाल है इनकी हेल्प से कुप्याध्यक्ष अपने जो चारों हिस्से हैं फॉरेस्ट के उन्हें मेंटेन करता था। मौर्य रूल के बाद फिर अपने और भी बीच में आए शुंग वंश वगैरह आएंगे, इनका कोई ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है नहीं। लेटर फेज में जो गुप्ता एम्पायर आता है 4th 5th सेंचुरी के आसपास, इनके में थोड़ा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इनका केवल डिस्क्रिप्शन से इतना ही रिलेशन है कि ब्रह्मदेव के रूप में इन्होंने जो अपना एमपी वाला पेनिनसुलर वाला रीजन है इसमें बड़ी बड़ी जो लैंड एरिया है वो ब्राह्मणों को डोनेट किए, और उन्होंने उस एरिया को साफ करके उसमें खेतीबाड़ी स्टार्ट की, जिससे इस एरिया में फूड प्रोडक्शन का एक्सपेंशन हुआ। सो यहाँ पर थोड़ा डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस एरिया में इस टाइप से डिफॉरेस्टेशन हुआ, या सिविलाइजेशन इस एरिया में जो सेंट्रल पेनिनसुलर रीजन है इस रीजन में गुप्ता पीरियड के टाइम पे यहाँ सिविलाइजेशन का एक्सपेंशन हुआ। जीपीएससी गुजरात से रिलेटेड ज़्यादा कुछ आइडिया इनमें मिलता नहीं है। नेक्स्ट आता है अपना
मिडिवल वाला पीरियड, मिडिवल में वो पहले ही लड़ाई झगड़े में रहे, तो फॉरेस्ट का कोई सेंस उनके लिए जाता नहीं है कंजर्वेशन के लिए। इतना ज़रूर है, कुछ जगह जैसे डिस्क्रिप्शन में आया है कि जो अकबर हैं उनके टाइम पे अपना जो डेजर्ट है, जैसे थार का डेजर्ट है, तो ऑलमोस्ट इसमें वेजिटेशन हुआ करती थी। तो मेरा अनुमान है मोटा माटी के शायद है मुग़लों के टाइम तक अपने जो इंडिया की टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसका 85 से 90% एरिया पे फॉरेस्ट हुआ करते थे। मेन फॉरेस्ट का जो कटिंग का फेज आता है या डिफॉरेस्टेशन का फेज आता है वो आता है कॉलोनी पीरियड में। जैसी कंपनी रूल स्टार्ट हो जाता है उस टाइम पे ये बवाल खड़ा हो जाता है। अब यहाँ जो कॉलोनियल हिस्ट्री है, इसमें पहला मेजर इवेंट आता है कैप्टन वाटसन का। हिस्ट्री ऐसी जाती है कि कंपनी रूल स्टार्ट हो गया है, साउथ में ये एक्सपेंशन कर रहे हैं। इधर बंगाल वाले रीजन का ज़्यादा कोई डिस्क्रिप्शन है नहीं इसमें। इस टाइम पे साउथ में क्या हो रहा था, जो मालाबार वाला रीजन है वहाँ के भी राजा हैं। अब ये जो ब्रिटिश है इनकी नेवी के लिए चाहिए टीक, अदर वैल्यूएबल टिम्बर है, एक्सपेंशन कर रहा है तो नेवी बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। इसके लिए ये जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनकी कट करके निकाल रहे हैं। अब ब्रिटिश से जब भी किसी राजा का या पब्लिक का विरोध होता है तो वो क्या करते हैं, जंगल में जाते हैं और ठीक ठीक जो अच्छे अच्छे पेड़ हों उन्हें आग लगा देते हैं या फिर उन्हें कट करके ले आते हैं। इसको रेगुलेट करने के लिए कि जो वैल्यूएबल टिम्बर है उस पे हमारी मोनोपोली इस्टेब्लिश हो जाए, उसे कोई दूसरा एक्सप्लॉइट ना कर सके विदाउट आवर परमिशन। उसके लिए जो मद्रास गवर्नमेंट है, उस टाइम पे ये मालाबार रीजन पे पूरा मद्रास का ही था, तो मद्रास गवर्नमेंट है वो कैप्टन वाटसन को 1806 में एज ए कंजर्वेटर डिक्लेयर कर देती है। कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट मीन्स इन्हें एज ए कंजर्वेटर अपॉइंट कर दिया गया। तो फर्स्ट टाइम किया गया इसलिए बोला गया इन्हें फर्स्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। एक्चुअली इनका काम कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ था नहीं, इनका एक टाइप से पुलिस स्टेट टाइप का कॉन्सेप्ट है कि ये करेंगे क्या कि जो ट्रांसपोर्टेशन है टिम्बर का, अब इन्होंने क्या कर दिया, लाइसेंस सिस्टम स्टार्ट कर दिया। टिम्बर का कोई भी ट्रांसपोर्टेशन विदाउट परमिशन नहीं हो सकता, अगर होगा विदाउट परमिशन हो रहा है तो जब्त कर लिया जाएगा। इससे क्या होगा कि टिम्बर ही जब्त नहीं करेंगे, जो व्हीकल है जैसे कि बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, उसे भी जब्त कर लिया जाएगा। जिससे जो आम जन है जो टिम्बर को ट्रांसपोर्ट कर सकते थे उनमें एक डर या खौफ बैठना शुरू हो गया। तो आप पेड़ों को भाई ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो काटा क्यों जाए, तो कटने पे रेस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो कंपटीशन था कॉलोनियल पावर है और जो लोकल रूलर, वो कुछ हद तक कम हो गया, क्योंकि अब लोकल जो रूलर है वो कट नहीं कर सकता पेड़ों को, चोरी वगैरह में भी दिक्कत आ रही उन्हें। इस टाइप से कैप्टन वाटसन ने उस पूरे एरिया में एक टाइप से ब्रिटिश जो है पावर है उसकी मोनोपोली इस्टेब्लिश कर दी। अब ये आराम से वहाँ से टिम्बर एक्सप्लॉइट कर सकते थे। बाद में जो मुनरो है, थॉमस मुनरो, आपने नाम सुना होगा इनका मेनली होता है रेवेन्यू सेटलमेंट से रिलेटेड जो अपने सिस्टम है, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी वाले जो सिस्टम है उससे रिलेटेड है। मुनरो का रेवेन्यू कलेक्ट करने में परमानेंट लैंड सेटलमेंट वाले जो टर्म आते हैं वो मुनरो से जुड़े हैं। साउथ में इन्होंने अच्छा काम किया। अब इन्होंने क्या किया कि जो एग्रीकल्चर वाला एरिया है उसके लिए तो इन्होंने रेवेन्यू सिस्टम ठीक ठीक एवरेज कर रहे थे ये, लेकिन फॉरेस्ट एरिया से रेवेन्यू कैसे कलेक्ट किया जाए। इनका पर्पज़ केवल यही है, जैसे हम लोग घर से चाहते हैं कि हम लोग सपोज सिटी में रह रहे हैं तो हम लोग अपने फैमिली से ये नहीं चाहते हैं कि आप कल इस मंथ जनवरी में आप 40,000 अकाउंट में डाल दीजिए, फरवरी में आप 2,000 डाल दीजिए, मार्च में आप 5,000 डाल दिए। इरेगुलर नहीं चाहिए, आप अपने पास इनकम रखिए, मुझे बस एक फिक्स अमाउंट हर मंथ स्टार्टिंग में 1 या 2 तारीख को डाल दीजिए,
जिससे हमारा जो भी खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, रेंट देना है, फूड बिल देना है, लाइब्रेरी का देना है, बुक खरीदना है, वो हम लोग अपने हिसाब से फिर हैंडल करते रहते हैं। मुनरो का वही कॉन्सेप्ट था कि हमें एक फिक्स रेवेन्यू मिलता रहे जिससे कंपनी को एक्सपेंशन एक पूरा आइडिया रहे और उस हिसाब से हम लोग प्रॉपर तरीके से एक्सपेंशन कर सकें। तो यहाँ जो मुनरो है, इन्होंने कि एक फॉरेस्ट का पैच लिया कि इससे कितना रेवेन्यू हमें एटलीस्ट हर साल मिलना चाहिए। उसके लिए उन्होंने टिम्बर की हाइट, डायमीटर, इस टाइप की कुछ मोटा माटी एक कैलकुलेशन निकाली और उससे उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये एक इतना जो यूनिट एरिया है इसको इस टाइप से मेजर किया जाए और इससे एक लिमिटेड अमाउंट में हम हर साल इतना रेवेन्यू ले सकते हैं। तो जब मुनरो ये काम कर रहे थे उस टाइम पे जो कैप्टन वाटसन की जो मोनोपोली थी, या इसे बोल सकते हैं कि सो कॉल्ड कंजर्वेटरशिप, इससे जो समस्याएं थी वो भी समझ में आई। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो है पोस्ट है इसको एबलिश करने के लिए बोल दिया गया कि भाई इसे ख़त्म कर दो, और बाद में जो गवर्नमेंट थी उसने उन्हें मान लिया उनकी रिकमेंडेशन को और 23 तक आते आते इसे ख़त्म कर दिया गया। कब ख़त्म कर दिया गया इसका अपने लिए कोई मतलब नहीं है। ये कंजर्वेटरशिप जो है वो यहाँ ख़त्म कर दी गई। मतलब कैप्टन वाटसन जो है ये बेचारा बेरोजगार हो गया है। यहाँ पर अपने लिए कंजर्वेटरशिप वाला जो मेन इशू है वो यहाँ पर वाटसन से शुरू होता है। मुनरो का डिस्क्रिप्शन मैंने आपको इसलिए बताया कि जब आगे आएगा वर्किंग प्लान, अपने यहाँ इंडिया में फॉरेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए, जैसे हम कोई भी रिसोर्सेस हो जब आप उसे मैनेज करते हैं तो कोई ना कोई आप प्लान बनाते हैं। यहाँ फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए आजकल हम लोग एक रिपोर्ट टाइप की एक प्लान बनता है जिसे बोलते हैं वर्किंग प्लान। तो उसकी जो स्टार्टिंग की जो स्ट्रक्चर है वो ये मुनरो का ही काम है, थॉमस मुनरो का। तो वाटसन आए, बाद में ये प्लांटेशन का काम भी शुरू किया जाएगा, ये लेटर फेज में देखेंगे हम लोग। वाटसन के बाद जब एबोलिश किया जाता है तो मद्रास गवर्नमेंट को ये तो समझ में आ गया कि ये जो कंजर्वेटरशिप है, इस टाइप की जो मोनोपोली जो हम लोगों ने इस्टेब्लिश की थी, ये ठीक नहीं है, क्योंकि इससे हमारे जो लोकल रूलर थे, आम जो पब्लिक थी, उससे हमारे कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो हाल फिलहाल अगले 30-40 साल तक मद्रास गवर्नमेंट इस मधुमक्खी के जाल में हाथ नहीं देने वाली है। लेकिन यहाँ पर जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, ये लोगों पे बवाल जो था, जो मद्रास मालाबार वालों ने जो मद्रास गवर्नमेंट के साथ किया था, उसका शायद है ये अनभिज्ञ थे, उतना ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर आता है 47 के टाइम पर जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, इन्होंने गिब्सन को एज ए कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट अपॉइंट कर दिया। अब ये एक्चुअल में पुलिस का आदमी था, तो पुलिस का काम करना, क्योंकि पुलिस हर जगह चौकी चौकी बना रहे थे ये लोग, तो टिम्बर को रेस्ट्रिक्ट करना इनके लिए आसान था। तो इस टाइप से यहाँ गिब्सन आ जाते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। अब क्योंकि उस टाइम पे बॉम्बे और आपका गुजरात उसी से जुड़ा हुआ था, तो इसलिए अपने गिब्सन याद रखना अपने लिए इनफ है। बाद में फिर उनकी भी हिम्मत बढ़ती है मालाबार वालों की, तो मद्रास प्रेसिडेंसी वाले फिर क्लिघॉर्न को भी अपॉइंट कर देते हैं। तो इस टाइप से 2 इवेंट हो गए अपने पास, कैप्टन वाटसन है और गिब्सन आ गया। फिर ये चीज़ें छोटे छोटे जो इवेंट है वो बीच में होते रहेंगे। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में एक PDF पड़ी हुई है, आप उसे डाउनलोड करके उसे पढ़ लेना। तो ये छोटे छोटे इवेंट वहाँ दे रखे हैं। अपना जो मेजर इवेंट शुरू होता है वो है जो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल है अपना, उसके बाद 1857 की क्रांति रिवॉल्यूशन के बाद क्राउन की पावर आ जाती है। अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि फॉरेस्ट जो रिसोर्सेस था उसको बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचाया गया था इस दौरान, क्योंकि लोग कॉलोनियल पावर है उनसे नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन जंगल में पेड़ से तो लड़ सकते हैं। अच्छे टिम्बर था, उसे आग लगा दिया। यहाँ पर यह भी दिक्कत थी कि 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी बनी हुई थी, मद्रास है, बॉम्बे है, कोलकाता वाले हैं। तो
जब क्राउन रूल आया तो इन्होंने क्या किया, सबको इकट्ठा कर दिया, एक टाइप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बना दी इन्होंने। अब यहाँ पर जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलग अलग चल रहे हैं तो वो भी नहीं चलेगा, तो जो इनके जो भी स्ट्रक्चर थी कंटेम्प्ररी, उसको पूरे को एक प्रॉपर फॉर्मेट में ले आने की ज़रूरत थी। उस टाइम पे यहाँ पर थे गवर्नर जनरल कौन, लॉरेंस। जो जॉन लॉरेंस है, इन्होंने इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना की और ब्रांडिस को उसका फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट ये अपॉइंट कर दिया। ये कब की बात है, 1864 की। 57 की क्रांति जो हुई वो लगभग 63-64 तक ख़त्म होती है, पूरी तरह से दबने में इन्हें 6-7 साल लग जाते हैं। उस टाइम पे लॉरेंस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं। लॉरेंस के साथ समस्या ये होती है कि जब ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना रहे होते हैं तो इनके लिए समस्या ये है कि कोई ऐसा आदमी चाहिए जो पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज करके वहाँ पॉइंट पे पिलर पे बैठ सके और सिस्टमेटिक वे में चला सके। तो इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि इसे फॉरेस्ट्री का काफ़ी अच्छा अनुभव हो और जो फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसका भी एक मोटा माटी अनुभव हो। ब्रांडिस भाई साहब की स्टोरी ये है कि ये थे जर्मन। अपनी जो फॉरेस्ट्री है इसका ऑलमोस्ट पूरा वर्क जो है, इनिशियल वर्क है, वो सबका सब जर्मनी में हुआ। इवन स्टार्टिंग में जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के जो ऑफिसर्स थे उनकी ट्रेनिंग भी जर्मनी में होती थी। तो ये जर्मन थे, बॉटनी से थे, पर जैसे तैसे फॉरेस्ट्री में आ गए। जो डलहौजी था, इनकी फैमिली कोई रिलेशन में थी, जो इनकी वाइफ है वो किसी टाइप से डलहौजी से जुड़ी हुई थी, तो उसकी इन्हें फ़ायदा मिला और इन्हें एक टाइप से ये घुमक्कड़ टाइप के हैं, यहाँ पर इस कंट्री में जॉब कर रहा है उसमें कर रहा है। उनके माध्यम से ये जब स्ट्रगल शुरू नहीं हुआ था उससे पहले ये कोलकाता आए थे और उन्हें म्यांमार, उस टाइम पे म्यांमार का एक स्टेट है पेगू, उसमें इन्हें फॉरेस्ट ऑफिसर बना दिया गया था। तो म्यांमार में यानी कि पेगू में इन्होंने अच्छा काम किया था। एक टाइप से वहाँ का इन्हें काफ़ी हद तक अनुभव था, खासकर शिफ्टिंग कल्टीवेशन में। वहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती थी तो इन लोगों ने भी, क्योंकि शिफ्टिंग ये करवाना नहीं चाहते थे, ट्राइबल के साथ कॉन्फ्लिक्ट थे, उस कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए इन्होंने ट्राइबल के साथ एक टाइप से एक अल्टरनेट सिस्टम लेके आए, तुंगिया बर्मीज टर्म है। तो ये इन्होंने तुंगिया सिस्टम वहाँ पर लेके आए थे, तो एक टाइप से ये बोल सकते हैं कि ट्राइबल के साथ इनके जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कम हुए। एडमिनिस्ट्रेशन की इनको समझ थी वहाँ पर, क्योंकि पेगू जो है एक टाइप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से काफ़ी कम ही कंट्रोल होता था, तो समझ ठीक थी इनकी। तो जब डिपार्टमेंट बनाया गया तो इन्हें सबसे सही आसान आदमी यही थे, एक जिसके पास एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव है, फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट का अनुभव है, बॉटनी का भी अनुभव है, एक्सपीरियंस है। सेकंड, भाई जो डलहौजी बैठा है वो भी तो प्रमोशन करेगा, भाई उधर से देख लो। तो इस टाइप से इन्हें यहाँ फर्स्ट आईजीएफ बना दिया गया। इनकी आईजीएफ बनने के बाद अब फॉरेस्ट्री की जो मेन वर्क है वो स्टार्ट होगा। अब मान लीजिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपने बना रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर डिजाइन करना शुरू किया कि अच्छा नीचे की पोस्ट पर फॉरेस्ट गार्ड होंगे, उसके ऊपर डेप्यूटी रेंजर या रेंजर बोल लो, उसका अपॉइंट किया, उसके ऊपर एसीएफ रहेगा, इतने एरिया पर एसीएफ रहेगा और इसके ऊपर डीएफओ रहेगा, उसके ऊपर की स्ट्रक्चर। इस टाइप से इन्होंने स्ट्रक्चर फॉर्म बनाई। फॉरेस्ट को कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाए उसके वो एरिया के सर्कल, वर्किंग प्लान, इस टाइप की चीज़ें बनाई। डिजाइन करोगे आप पेपर पे, उन पे रिक्रूटमेंट या जो भी पुरानी या उस टाइम की कंटेम्प्रेरी जो रिसोर्सेज थे उनको उसके हिसाब से ऑर्गेनाइज करो और लास्ट में टॉप पे इन्हें बिठा दिया गया। अब इसे हम लोग ये मान लेते हैं कि यहाँ से इंडिया में साइंटिफिक फॉरेस्ट्री है वो स्टार्ट हो जाती है। हालांकि इसमें साइंस नाम का कोई चीज़ नहीं रहेगी और ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन का काम ना करके एक टाइप से प्रोटेक्ट करेंगे, किससे, इंडियन से, जिससे ये रिसोर्स सही से एक्सप्लॉइट कर सके, वही इनका मेन काम है। अब जब ये वहाँ पर आ जाएंगे, अब इनके साथ आप खुद ही सोचिए कि अगर आप वहाँ पर किसी डिपार्टमेंट के हेड हैं, आप काम कैसे करोगे। आपको सबसे पहले चाहिए, आप खुद तो कहीं नहीं जाओगे,
आपको रिक्वायर है ह्यूमन रिसोर्सेज की। ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए आपको एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस की ज़रूरत है। इसके लिए अपन को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो आईएफएस जो है वो उस टाइम पे स्टार्ट की जाएगी, लेटर उसके 2-3 साल बाद। सेकेंड थिंग, एक जो आईएफएस है उसकी क्या रूल है, कैसे रिक्रूटमेंट होगी, उसकी क्या पावर है, उसके नीचे एसीएफ है, उसको क्या पावर होनी चाहिए, क्या पावर है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ये भी रेगुलेट करना पड़ेगा। तो ये रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर एक आता है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865। इन्हें 64 में आईजीएफ बनाया गया। यहाँ पर 65 में ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लेके आए और 67 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस स्टार्ट होती है। तो हम लोग ये मान लेते सारा काम लगभग कहीं ना कहीं इन्हीं के अंडर किया जा रहा था। तो ये एज्यूम करके चला जाता है कि जो ब्रांडिस है ये भाई साहब इंडिया का जो मॉडर्न जो फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके फाउंडर या उसकी कॉर्नर स्टोन या उसका बेसमेंट बनाते हैं, जो भी ले लो। अब ऐसी जैसे लॉर्ड डलहौजी पे क्वेश्चन पूछा, अगर आपसे कहीं सपोज ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इन मैनी वे डॉक्टर ब्रांडिस वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न डे फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इसे एलेबोरेट करिए, तो आप कैसे करोगे? तो एटलीस्ट इन्होंने जो भी यहाँ पर किया है एक्ट जो है बकलोली जो भी इन्होंने किया है, 6-7 इवेंट इनके पता हो तो हम लोग एक मोटा माटी अनुमान निकाल लेंगे। बेसिक हिस्ट्री के भाई जर्मन थे, घूमते फिरते बॉटनी से रिलेटेड है, इनका फॉरेस्ट्री की भी ट्रेनिंग ली है इन्हें फादर ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री, फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री भी बोलते हैं। ट्रॉपिकल क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट्री में इन्होंने काम किया है, लेकिन इनका जो ब्रिटिश यूनिवर्सिटी है जैसे कि जो अपनी ऑक्सफोर्ड वगैरह है, कॉर्नेल है, इनसे लिंकेज था उनका ब्रिटिश यूनिवर्सिटी से। तो जहाँ जहाँ ब्रिटिश एम्पायर था वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी इशू है, कैसे मैनेज किया जाए, तो ये वहाँ पर हेल्प करते रहते थे। तो इस टाइप से इन्हें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री का भी फादर बोलते हैं। कुछ जगह तो इन्हें अमेरिकन फॉरेस्ट्री का भी फादर बोल देते हैं, लेकिन अमेरिकन नहीं मानते, उन्हें अपने माई बाप अलग से कर रखे हैं, वो इन्हें नहीं मानते। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पेगू कब 56 में अपॉइंट किया गया था? फर्स्ट आईजीएफ थे, 64 के टाइम पे इन्हें अपॉइंट किया गया और लगभग ये 1881 तक यहाँ कंटिन्यू रहे। कुछ जगह 83 लिखा क्योंकि इनके लास्ट के 2 साल में क्या, जब ये रिटायर हो गए थे तो मद्रास गवर्नमेंट ने बोला कि भाई साहब आप वापस जा रहे हैं, एक काम करिए 1-2 साल हमें सेवा का मौका दें। तो ये 2 साल एक्सटेंशन पे इस टाइप से मद्रास गवर्नमेंट के अंडर रहे। तो 83-81 इस टाइप का चलता रहता है। इनके अंडर एक तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 आया। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस उस टाइम पे से इम्पीरियल फॉरेस्ट सर्विस बोला जाता था, वो 67 में ये स्टार्ट हुए। इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी हैं, ये कुछ प्राइमरी रिसोर्स में से है जो हम लोग भी आजकल रिफ़र करते हैं जो प्राइमरी रिसोर्सेज। इसमें एक है फॉरेस्ट फ्लोरा ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया है, फॉरेस्ट एंटेमोलॉजी, इंडियन ट्रीज, इंडियन ट्रीज मेनली हम लोग रेफर करते हैं, इंडियन ट्रीज। तो ऐसी 2-3 बुक याद कर लो, थोड़ा बहुत इनका बेसिक है, तो अगर फाउंडर बोल दिया तो आप कुछ हद तक चीज़ें लिख सकते हो। इनके बाद अपने पास हिस्ट्री तो अपन आगे इवेंट पढ़ ही रहे हैं, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें और डिस्कस कर लेता हूँ। अपने पास हिस्ट्री में डिस्कस करने के लिए क्या है कि एक तो जैसे हम लोग यहाँ ईयर वाइज आ रहे हैं, इवेंट जैसे जैसे होते गए उनका ईयर वाइज डिटेलिंग है यहाँ। तो एक तो जैसे मैं यहाँ ईयर को आपको ऐसे लिख दूँ, अभी मेरे लिए सिंपल वे में यही होता है कि मैं ऐसे सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाता रहा हूँ। जब आपसे फॉरेस्ट डेवलपमेंट की बात की जाएगी तो आप ऐसे आराम से लिख सकते हो। अब इसमें इवेंट में क्या होगा, हो सकता है यहाँ पर और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ के लिए काम हुआ हो, ये इवेंट और ये इवेंट ऐसा रहा हो जो फॉरेस्ट लेजिस्लेशन से रहा हो, कानून पॉलिसी है उससे हिस्सा रहा हो।
अब आपसे जब कोई क्वेश्चन पूछे कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन में क्या हिस्ट्री रही है, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के रिस्पेक्ट में आप लेजिस्लेटिव वाले एंगल लिखना तो आप उस केवल वही इवेंट लिखेंगे। इसमें मान लीजिए यहाँ पर फॉरेस्ट एजुकेशन का इशू था, तो यहाँ एजुकेशन कंजर्वेशन से तो जुड़ता नहीं है। तो आपको करना क्या है कि जो पॉइंट आपकी रिलेटेड जो क्वेश्चन है उससे मैच नहीं खाते, आप उन इवेंट्स को छोड़ देंगे, बकायदा आप अपने क्रम से चलते जाएंगे तो आप आराम से अपने क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे। तो 65 में अपना आया है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। अब उस टाइम पे कौन पास करेगा? गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसकी काउंसिल पास कर देती है, और इसके थ्रू अपने जो इंडियन फॉरेस्ट है उन्हें डिफाइन, जस्ट एक डेफिनेशन तो दे दी गई लेकिन उन्हें टाइप नहीं किए गए। जैसे आज हम लोग बोलते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इस टाइप का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा। यहाँ पर जस्ट ऐसा बोल दिया गया कि कोई भी ऐसी एरिया है जिस पर पेड़ पौधे हैं, ब्रशवुड है, जंगल के रूप में है या जंगल के रूप में जाना जाता है, वो फॉरेस्ट है। यहाँ पर नेक्स्ट इवेंट आता है प्लांटेशन फॉरेस्ट्री के एस्पेक्ट में। 1866 ये वो टाइम पीरियड है जब पंजाब रीजन, वेस्टर्न पंजाब जो कि पाकिस्तान के पास है, उस रीजन में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। ये रेलवे लाइन ने दो काम किए हैं। एक तो ये रेलवे लाइन का ही है कि इसकी बदौलत अपना जो हड़प्पा कल्चर है वो स्टार्ट हुआ है। दूसरा ये है कि जो रेलवे लाइन है, अब उस टाइम पे मोदी जी की गैस सिलेंडर वाली स्कीम तो थी नहीं, तो ये खाना कहाँ से पकाएंगे? रेलवे लाइन का ऐसा तो काम है नहीं कि 2 दिन में हो गया, सालों का काम है। तो एक तो इशू ये है कि जो स्टाफ है, वर्कर है, उन्हें खाना पकाने के लिए फ्यूल वुड की ज़रूरत है। तो इन्होंने क्या किया कि रेलवे ट्रैक के बगल में एक साइड प्लांटेशन कर दी कि यहाँ से पेड़ पौधे बड़े हो जाएंगे तो अगले कुछ सालों में हमें जलाऊ लकड़ी मिलने लगेगी। दूसरा, फ्यूचर में ये प्लांटेशन क्या काम करेगी, इससे पेड़ों को काटा जाएगा और जो टिम्बर मिलेगा उससे इस रीजन में जो ट्रेन चलेगी उसमें भी तो कोयला चाहिए, लकड़ी चाहिए, तो उसमें जलाने के लिए फ्यूल वुड में काम आएगी। तो इस टाइप से इन्होंने एक बड़े एरिया में प्लांटेशन कर दी। कब? 66 के टाइम पे। अब ये प्लांटेशन जब बड़ी हो गई तो उस एरिया में 2 डकैत हुआ करते थे, 2 भाई है, चंगा मंगा। इनके लिए मजा आ गया, ये उस जंगल में घुस गए, उस जंगल से रास्ते से जो भी निकलता था उसे लूट लेते थे। तो ये जो फॉरेस्ट एरिया है वो ब्रिटिश के नाम से तो फेमस नहीं हुआ, लेकिन चंगा मंगा के नाम से फेमस हो गया। तो चंगा मंगा फ्यूल वुड जो प्लांटेशन है, इसमें ऐसे समझ लो कि वेस्टर्न पंजाब में है, पाकिस्तान में चली गई है। 1866 में इसकी प्लांटेशन की गई। तो प्लांटेशन फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जब आपको हिस्ट्री लिखनी होगी वहाँ पर ये अपना काम करेगा। दूसरा आता है ये फॉरेस्ट सर्विस, इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस स्टार्ट हो गई 67 में, देख ही चुके हैं इसे। नेक्स्ट मेजर इवेंट आता है 78 का, जो 1865 में जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया था उसके साथ दिक्कत ये थी कि उसमें फॉरेस्ट, सभी फॉरेस्ट बराबर है, एक से है। इन्हें अगले 10-15 साल में ये समझ में आ गया कि कुछ ऐसे फॉरेस्ट हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ वैल्यूएबल टिम्बर है, और कुछ को हम रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि अगर सभी को बराबर करेंगे तो हर जगह लोगों से दुश्मनी ले रहे हैं। तो एक काम किया जाए, कुछ को कंट्रोल किया जाए, एक लेवल तक ही रेगुलेट किया जाए, जिससे आम लोग भी वहाँ से रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट कर सकें। उसका फ़ायदा ये होगा कि कम से कम लोकल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कुछ हद तक कम होंगे। तो इस टाइप से इन्होंने क्या किया कि 78 में ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लेके आए, और इसमें फर्स्ट टाइम जो इंडियन फॉरेस्ट है उन्हें डिवाइड किया, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट। ये 3 फॉरेस्ट कौन से हैं कि मान लीजिए ये वो एरिया है जिसमें ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रहती है और इसमें वैल्यूएबल रिसोर्सेस है, ये पूरी का पूरा इन्होंने अपने लिए रिजर्वेशन करवा लिया, रिजर्व। ये कोई ग्रामीण एरिया है, विलेज है,
उसके आसपास के जंगल है उसको बोल दिया कि तुम विलेज वाले जो लोग हैं वो इसे आप यूज कर सकते हैं, इस पर हम ज़्यादा कुछ परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। तो इसे बोल दिया गया विलेज फॉरेस्ट। और ये जो बीच वाला जो पैच बचा रहा, इसको इन्होंने बोला कि अच्छा एक काम है, हम भी एक्सप्लॉइट करेंगे तुम भी करो, मिल के करेंगे। तो इसे एक लिमिटेड डिग्री का प्रोटेक्शन दिया गया, तो इसे बोला गया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो इस टाइप से रिजर्व, विलेज और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इस टाइप से 3 टाइप के फॉरेस्ट का यहाँ डिस्क्रिप्शन आ जाता है। 79 में ये वो पीरियड है जब साउथ में अकाल पड़े, लाखों लोग मर गए, शायद 5 या 10 मिलियन है शायद, यानी कि 40-50 लाख लोग खत्म हो जाते हैं उस टाइम पे 5-6 साल में। तो एक टाइप से साउथ में लोग रिवॉल्ट कर देते हैं। उसी टाइम पे यहाँ दिल्ली में दरबार ऑर्गेनाइज किया जाता है, दिल्ली दरबार के नाम से। तो आप लोगों ने जैसे द हिंदू पढ़ा हो, द हिंदू में आता है कि 1878 सिंस 1878 वो जो प्रेस एक्ट आया था जिसमें रातों रात बहुत सारे जो वर्नाकुलर पेपर थे वो इंग्लिश में शिफ्ट हो गए थे, इंग्लिश पेपर बन गए थे। तो ये वही पीरियड है। यहाँ पर अपने जो राजा महाराजा हैं ये क्या करते थे, जो लोकल न्यूज़पेपर हैं जो रिवॉल्यूशनरी हैं, इन लोगों को भी फंड प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो और बहुत सारे राजा जो है वो तो ब्रिटिश से जुड़े हुए थे, उनके साथ दरबार में आ रहे हैं, दिल्ली दरबार में आए। लेकिन बहुत सारे छोटे राजा थे, अदर थे, जो नहीं कर रहे थे सपोर्ट। तो इनको बेइज्जत करने के लिए मेनली ये लेके आए एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट। एलिफेंट को हमें बचाना है। बचाना किससे है कि राजा महाराजा जो हैं बड़ी बड़ी गनें खुद बैठ जाते हैं एलिफेंट पे, इनको टॉर्चर करते हैं। इससे एलिफेंट जो है उसके फंडामेंटल राइट जो है उनका वायोलेशन होता है, हमें उनसे बचाना है। तो इस टाइप से एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट आया 79। हम लोग यहाँ वो हिस्ट्री जो मैंने बताई आपको राजा महाराजाओं वाली, उस एंगल से ना लेकर के अपन ये मान सकते हैं कि यहाँ पर कम से कम एटलीस्ट एनिमल से रिलेटेड कुछ तो काम हुआ है। जो भी हो, उद्देश्य ऑब्जेक्टिव उनके जो भी रहे हों, लेकिन कम से कम कुछ तो हमने यहाँ पर बवाल खड़ा किया, जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से एक पहला इवेंट यहाँ मिल जाता है आपको। 81 में ब्रांडिस रिटायर होकर के यहाँ पर सिलिच आ जाते हैं, ये भी जर्मन ही थे, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने लिए। मेन मुद्दा शुरू होता है 1890 पे। ये जो अकाल पड़ रहे थे साउथ में, एक अच्छी खासी पॉपुलेशन है वो साफ हो गई। ब्रिटिश को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्यों रहा है। मीन्स पहले जब ये इंडियन सीधे आते हैं इंडिया में 1700 के एंड में जब आते हैं, 1800 है स्टार्टिंग में, ये पूरा रूल करते हैं 40-50 साल, इन्हें कोई दिक्कतें खड़ी नहीं हुई। लेकिन 1800 के लेटर फेज में ये देखते हैं कि हर 2-4 साल में देश के किसी न किसी हिस्से में अकाल भुखमरी हो रही है, भयंकर बीमारियां फैल रही है, और लोग हजारों में नहीं लाखों में सीधे मर जाते हैं। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? और मेनली ये जो अकाल वाली समस्या, उसके पीछे रीजन क्या है? एग्रीकल्चर का फेल्योर होना। तो इन्होंने क्या किया, एक तीसरे जर्मन की हेल्प ली, वो थे वोल्कर। ये भी है जॉन अगस्टस वोल्कर। इनसे बोला भाई साहब आप आओ और ये देखो कि आखिर हमारे यहाँ एग्रीकल्चर बार बार कोलैप्स क्यों हो रही है। क्योंकि इससे इन पे दोहरी मार पड़ रही थी। एक तो लगान वसूली की समस्याएं, दूसरी लोग मरते तो बदनामी होती, क्योंकि अब वो फेज स्टार्ट हो गई है जहाँ कांग्रेस बन चुकी है और लोग एक टाइप से पेपर के माध्यम से अब सीधे सीधे खड़े होने लगे इनके अगेंस्ट। तो इस टाइप से ये होल्कर को अपॉइंट कर देते हैं 1890 में कि आप आइए और जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसकी इशू जो है उसको रिजॉल्व करिए। 1890 में अपॉइंट किया जाता है, 2 साल लगते हैं, और ये 92 के एंड में या 1893 के आसपास स्टार्टिंग में ये अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं। रिपोर्ट का नाम रहता है इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर।
आपको रिपोर्ट का नाम याद रह जाए तो बढ़िया है, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं और इस रिपोर्ट में बोलते हैं कि भाई साहब ये बवाल जो है वो हमने खुद खड़ा किया है। पहले क्या होता था कि मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट का एरिया है, जो भी रेनफॉल होती थी फॉरेस्ट उसे कैच करके रहते थे, लोकल वाटर की साइकिल बना लेते थे। तो इस टाइप से इस एरिया में जो भी रेनफॉल हुई वो 80% जो रेनफॉल है वो यहीं पे स्टक हो जाती थी। 20% ही वाटर है लगभग। मैं समझाने के लिए ये रेशियो बता रहा हूँ आपको। इन्होंने 80-20 ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया है, ये तो मैंने ही बताया आपको। बस इनका बाय लार्ज सेंस उसी सेंस में जाता है कि जो वाटर रिसोर्सेस है वो मेजोरिटी जो है वो पहले पहाड़ों में फंसा रह जाता था। इससे नदियों में पहली बात तो है कि एकदम अचानक से बाढ़ नहीं आती थी। जंगल में पेड़ हैं, इस पानी में पेड़ों से जो पत्तियां हैं उनका जो उर्वरक है, फर्टिलाइजर है, वो बहुत सारा रिवर के साथ आता था पहले। तो ये जब बाढ़ आती थी तो इस पूरे बेल्ट में, रिवर का जो बेल्ट वाला रीजन है उसमें पूरा फर्टिलाइजर का एक टाइप से रिसाइकिल कर देते थे, जिससे प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता था। पहला बेनिफिट। सेकंड, मानसून खत्म होने के बाद भी क्योंकि वाटर यहाँ बहुत बड़े अमाउंट में टैप है फॉरेस्ट में, तो वो फिर धीरे धीरे वहाँ से पानी फिल्ट्रेट होता रहेगा। यानी कि जो रिवर है वो एक टाइप से पूरी साल चलती रहती थी। तो इन्हें ना तो मॉइस्चर की दिक्कत है, यानी कि ना तो इन्हें कभी सूखे की समस्या झेलनी पड़ती थी और ना ही न्यूट्रिएंट की समस्या। इस टाइप से इनका प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा हो रहा था। ब्रिटिश ने क्या किया कि इस एरिया के भी जंगल को साफ किया, ये जो पूरा एरिया था, और ये जो हिली रीजन है जैसे कि झारखंड, इसके रीजन के भी फॉरेस्ट साफ करना शुरू कर दिए। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो भी रेनफॉल हो रही मेजोरिटी सीधी वॉश आउट हो जाती है। अब इससे इनको जो न्यूट्रिएंट मिलते थे, एक तो वो रिसाइकलिंग रुक गई, दूसरा या इस रीजन में फ्लडिंग की समस्या और बढ़ गई। अब साल भर नदियों में पानी नहीं रहेगा, यानी कि यहाँ सूखे वाली समस्या अब शुरू होने वाली है। प्रोडक्शन गिरेगा और पानी नहीं रहेगा साल भर, तो सूखे की समस्या झेलनी पड़ेगी। इसलिए ये अकाल वगैरह शुरू हो गए। जब इन्होंने बोला, इसको इन्होंने थोड़ा मान भी लिया, माना उतना ही जितना इनका मतलब का था। तो इन्होंने क्या किया कि 1894 में एक पॉलिसी लेके आए, फॉरेस्ट पॉलिसी, इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी। एक टाइप से फर्स्ट पॉलिसी थी। अब आप ऐसे बोल सकते हो, एक्ट और पॉलिसी दो टर्म आ गए। एक्ट में यानी कि अधिनियम, पॉलिसी या नीति, इनमें क्या फ़र्क होता है? देखो, एक्ट का मतलब है इसमें सीधा सीधा लिख दिया जाता है कि अगर आपने किसी के डंडा मार दिया तो बेटा तुम्हें कूट दिया जाएगा, और तुम्हें 4 डंडे कूटे जाएंगे। तुम्हें जो है उसमें आप कोई भी ऑफेंस करते हो उसका एक प्रॉपर पनिशमेंट दिया जाता है। उसमें आपको ये बोला जाता है कि आप ऐसे ऐसे काम करोगे, इसको इतनी पावर है, ये अधिकार हैं उसके, ये उसको पावर दी गई है, ये काम कर सकता है, ये काम नहीं कर पाएगा। तो अधिकार क्षेत्रों का बंटवारा है वो सब के सब अपने एक्ट में होते हैं। पनिशमेंट है, ऑफेंसेस है, किस टाइप के ऑफेंस हो सकते हैं, किसे ऑफेंस माना जाएगा नहीं माना जाएगा, ये सारी चीज़ें एक्ट में होती हैं। लेकिन जो पॉलिसी है वो एक टाइप से हाइपोथेटिकल चीज़ें होती हैं। वो ये बोल रही होती है कि हमें यहाँ पर जाना है, हमें ये करना है। आप उसे कैसे अचीव करते हो ये इस बारे में कोई ज़्यादा डिटेल नहीं होती है। आपको एक टारगेट दिया होता है कि हमें ये करना है, हमारी नीति है कि हम यहाँ पहुँचना चाहते हैं। तो उसमें एक टारगेट जो है, ऑब्जेक्टिव जहाँ हम लोग पहुँचना चाहते हैं, उसके बारे में बात की जाती है। कुछ पॉलिसी बहुत डिटेल होंगी, कुछ नहीं होगी, लेकिन वो टारगेट हो। उसमें अगर कोई गवर्नमेंट है वो अपनी पॉलिसी पे नहीं चल रही है तो उसका कोई पनिशमेंट नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे राज्य नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। कोई स्टेट है बिल्कुल पॉलिसी को फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फॉलो कर सकता है, और कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, तो उस टाइप की कंडीशन है। तो यहाँ पर ये पॉलिसी लेके आए। पॉलिसी में बेसिकली इन्होंने यही किया कि हम लोग कुछ फॉरेस्ट जो थ्रेट कर सकते हैं उन्हें रिजर्व कर दिया, प्रोटेक्टेड कर दिया, उन पे हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे।
रिमेनिंग की समस्याएं सेम बनी रही। हम लोग यहाँ पॉलिसी में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, क्योंकि आगे फॉरेस्ट लेजिस्लेशन पूरा टॉपिक रहेगा, वहाँ पर इन पॉलिसी पे बहुत डिटेल में हम लोग स्टडी करते हैं, तो अभी करके कोई फ़ायदा है नहीं। एक मुद्दा आता है वर्किंग प्लान का। अब ये वर्किंग प्लान क्या है? जैसे पॉलिसी है कि इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 1/3 यानी कि 33% ज्योग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। अब ये अपनी पॉलिसी है, यहाँ हमें पहुँचना है, लेकिन कैसे पहुँचोगे? उसके लिए हमें कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। फॉरेस्ट एक काफ़ी वास्ट रिसोर्सेज है, तो उसके लिए प्रॉपर प्लान की ज़रूरत होती है। ये जो प्लान बनाया जाता है इसे बोलते हैं हम लोग वर्किंग प्लान। वर्किंग प्लान जनरली हम लोग 15 साल या आजकल 10 साल के लिए बनाते हैं। तो जो टारगेट है भले ही 3-4 प्लान में अचीव करें, लेकिन वो इस टाइप से स्टेप रहेंगे कि हम लोग चलो फर्स्ट प्लान में हम लोग यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएंगे, सेकंड में यहाँ पहुँचेंगे, थर्ड में यहाँ पहुँचेंगे, ऐसे हम लोग अपने पॉलिसी को अचीव कर सकें। ये वर्किंग प्लान से रिलेटेड कई बार आपको ऐसा मिल सकता है कि फर्स्ट वर्किंग प्लान कब हुआ, किसका क्या हुआ। ये मेंस के रिटन एग्ज़ाम के कोई पर्पज़ के नहीं है, बस क्योंकि वर्किंग प्लान अपने सिलेबस में है, थोड़ा देखना होता है, तो इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में बता दिया कि हाँ, मुनरो जो है उन्होंने वर्किंग प्लान पे काम किया था। मोटा माटी जो मुनरो का वर्क है वही स्टार्टिंग में चला वर्किंग प्लान के रूप में। जब ब्रांडेस आए तो मुनरो ने जो थीम ये एक टाइप से जो लिख करके चले गए थे, उसकी और प्रॉपर स्ट्रक्चर की, उसे और रीडिफाइन किया, और जो इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट बनाई वो मॉडर्न सेंस में वर्किंग प्लान हो गई। तो इस टाइप से मुनरो को हम बोल सकते हैं कि वर्किंग प्लान जो है फॉरेस्ट का वो मुनरो के टाइम से स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट इवेंट होता है अपना 98 का। ये भी एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के एस्पेक्ट में एक मेजर इवेंट है। यहाँ पर क्या होता है, साउथ में शायद तमिलनाडु में वेदांथंगल, क्योंकि वो मद्रास प्रेसिडेंस है उस टाइम पे, मद्रास वाला रीजन है, मद्रास स्टेट, तो ये वेदांथंगल के नाम से एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना देते हैं। ये अपने देश की पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रही। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के रूप में फर्स्ट क्या हो सकता है, एलिफेंट वाला एक्ट 1879 के आसपास एलिफेंट का रहा। दूसरा 98 में वेदांथंगल। तो ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में दो मेजर इवेंट आपको यहाँ मिल गए। अब आता है अपना नेक्स्ट इवेंट 1906। यहाँ पर एक फॉरेस्ट एजुकेशन वाला इशू रहेगा। फॉरेस्ट एजुकेशन के सिलसिले में सबसे पहले स्टार्टिंग होती है 1878 के आसपास। उस टाइम पे एफ वैली जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का ही पार्ट होते हैं, इन्हें लगता है कि देखो हम लोग आईएफएस तो रिक्रूट कर रहे हैं, उनकी ब्रिटेन उधर जर्मनी में ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके साथ भी बहुत बवाल चलता है। पहले जर्मनी में ट्रेनिंग लेते थे, जर्मनी रसिया के साथ लड़ जाता, बेचारे जाए कहाँ, तो फिर इन्हें फ्रांस में भेजना शुरू कर दिया। बाद में फ्रांस के साथ भी बन बिगड़ पड़ गई, तो फिर इन्हें अपने यहाँ ही ट्रेनिंग शुरू कर दी। तो इस टाइप से उनकी वो चलता रहता है। एफ वैली को ये समझ में आया कि भाई चलो आईएफएस लेवल तक तो ट्रेनिंग ठीक है, एक बार कोई सर्विस में आ जाता है फिर उसकी फर्दर कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो कैसे किया जाए। और जो नीचे का स्टाफ है, लोअर सबऑर्डिनेट सर्विसेज, जिसमें एसीएफ रेंजर लेवल के अधिकारी थे, इनको कैसे ट्रेंड किया जाए, इनका तो कोई हमारे पास है ही नहीं। तो इन्होंने उस टाइम पे 78 में देहरादून में एक फॉरेस्ट स्कूल की स्थापना की है। फॉरेस्ट स्कूल। अब बाद में जब ये स्टार्ट करते हैं तो बाय लार्ज बोल सकते हैं कि जब आप एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट रहे और आप करते हैं तो जो पावर है वो आपको सपोर्ट करती है। बाद में ब्रिटिश को लगता है यार ये बढ़िया काम किया, तो वो इन्हें और फंडिंग वगैरह कर देते हैं और प्रॉपर इनकी स्ट्रक्चर वगैरह बन जाती है। लेटर फेज में जब 1906 का टाइम आता है, उस टाइम पर ग्लोबल लेवल पे बहुत कुछ बदलाव आते हैं, बहुत सारे नए नए इंस्टीट्यूशन आते हैं। तो इन्हें लगता है कि नहीं, अब हमें फॉरेस्ट रिसर्च में एक प्रॉपर वर्क की ज़रूरत है। इसके पीछे ऐसे रीजन क्या है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज
जिसे ये लोग आराम से अभी तक एक्सप्लॉइट करते रहे हैं, उसकी भी दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। अब उन्हें बेहतर रिसोर्सेस नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये लोग जो रिसर्च वाला एरिया है, और स्पेशली ट्रेनिंग भी बढ़ानी है, और अब रिसर्च फील्ड पे भी ध्यान देना है। रिसर्च में क्या करना है ना, नए फॉरेस्ट को लगाना है, जिससे वैल्यूबल जो प्लांटेशन फॉरेस्ट ही है उसको और प्रमोट करना। दूसरा, इस टाइप के टूल इम्प्लीमेंट टेक्निक्स को डेवलप करना है, जिससे जो भी पेड़ हम लोग काट रहे हैं उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से वैल्यूएबल टिम्बर एक्सप्लॉइट किया जा सके। तो उसके लिए इनकी ज़रूरत थी। तो ये लोग क्या करते हैं, 1906 में देहरादून में इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, या जिसे हम लोग आज FRI के नाम से जानते हैं, इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कर देते हैं। उस टाइम पे ये जैसे ये उद्घाटन कर देते हैं, ये बिल्कुल वैसा काम है जैसे फीता काट देना। अभी वहाँ ज़मीन अलॉट कर दी गई इन्हें, जो आज का FRI है वो ज़मीन अलॉट कर दी गई, बोल दिया गया यहाँ पर अपनी बिल्डिंग बना लेना। अभी वहाँ कुछ है नहीं, एक टाइप से बस गैती फोड़ा लेके गए थे और 2 पत्थर लगा के फीता काट के आ गए कि बोल रहे भाई हमने ये FRI इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कर दी। अब जैसे अपनी यूनिवर्सिटी कई बार बन जाती है ना कि IIM है वो बना दिया गया, अभी वहाँ पर बिल्डिंग नहीं बनी है, किसी की प्राइवेट बिल्डिंग लेकर के उसमें चल रही है, 4-5 साल कैंपस उसमें चलता रहता है, तब तक कैंपस बनता रहेगा। वैसे ही इन्होंने स्टार्टिंग में अपना काम जो है, जो फॉरेस्ट स्कूल था उसके कमरे में इन्होंने अपना बाहर ऐसा कुछ बोर्ड चिपका रखा होगा कि भाई हम FRI में स्वागत है आपका, आ जाइए भाई, और 2-4 टेबल डाल करके बैठे होंगे। तो इस टाइप से फॉरेस्ट स्कूल की बिल्डिंग में ये स्टार्टिंग में काम चलाते रहे। बाद में फिर इन्होंने जो आज के टाइम पे दून स्कूल के नाम से फेमस है, उस बिल्डिंग में कुछ दिनों तक काम किया इन्होंने। तब तक इनका 29 तक आते आते इनकी जो बिल्डिंग है वो बन जाती है। जब बिल्डिंग बन जाती है उस टाइम पे इरविन रहता है गवर्नर जनरल, तो ये जा कर के बड़ा फीता काट के आ जाता है और FRI आ जाती है। इस टाइप से आप बोल सकते हो कि अब एक एजुकेशन के फील्ड में हमने फॉरेस्ट स्कूल जो है एक छोटा सा डिब्बा रह गया, अब FRI पूरी तरह से एजुकेशन रिसर्च के फील्ड में स्टार्ट हो गई। फॉरेस्ट एजुकेशन का यहाँ से कहीं ना कहीं एक प्रॉपर स्ट्रक्चर अब शुरू होगी। तो फॉरेस्ट एजुकेशन के मामले में पहला इवेंट है फॉरेस्ट स्कूल देहरादून वाला 78 का। दूसरा मेजर इवेंट है 1906 में इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनना। बाद में ये एक एक्ट लेके आते हैं 1927 का, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। अभी आप देखो 1927 है, ये वर्ल्ड वार 1 के बाद का पीरियड है। वर्ल्ड वार के टाइम पे फॉरेस्ट रिसोर्सेज में वैसे ही इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इनके जो शिप हैं वो बर्बाद हो रहे थे और ज़रूरत है ना। उसी टाइम पे हम लोगों ने भी इनको परेशान किया खूब, तो इन्होंने एक फॉरेस्ट्री बोर्ड, एक वार का ऐसा बोर्ड बनाया था कि जो टिम्बर को कंट्रोल कर सके, जिससे टिम्बर जंगल से सीधा का सीधा शिप यार्ड में जाए, बीच में बर्बाद ना हो। इन लोगों को भी लगा, इनने फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पे बोला कि भाई गम खाओ, हम लोग आपको रिलैक्सेशन दे देंगे वर्ल्ड वार 1 के बाद। तो जो पुराना रूल था, पुराना जो फॉरेस्ट एक्ट है वो कब का था? सबसे पहले फॉरेस्ट एक्ट आया था इनका 1865 में। इसी को इन्होंने एक टाइप से अपडेटेड इनका वर्जन आया था 1878 में। अब इन्होंने क्या किया कि पूरा का पूरा रिवाइज कर दिया उस एक्ट को, और बिल्कुल वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ये एक्ट लेके आते हैं 1927 का इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। ये इतना ज़्यादा लार्ज अपडेटेड है कि आज तक अभी प्रेजेंट फॉर्मेट में जो अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट है, ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 27, इसी को हम लोग अभी तक अपने फॉरेस्ट को रेगुलेट करते हैं। मीन्स अगर आपके स्टेट का अभी भी जो फॉरेस्ट है वो सभी के सभी इसी एक्ट से रेगुलेट हो रहा है। अभी तक इस एक्ट को बदला नहीं गया। 100 साल होने वाले हैं अपने, 95 के आसपास तो हो ही चुके हैं। कोशिश चल रही थी प्रेजेंट गवर्नमेंट की कि इस एक्ट को करेंट कंटेम्प्रेरी जो कंडीशन है उसके हिसाब से एडजस्ट किया जाए, नए एक्ट के साथ आए। बेचारे ड्राफ्ट लेके आए थे, फिर यहाँ पर पब्लिक ने इतना गले आया, इतनी NGO वाले हैं, इनके सबके अपने पोर्टफोलियो है, अपने एजेंडा है,
तो इन लोगों ने इतना ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक दे दिया कि उन्होंने ड्राफ्ट को ही वापस ले लिया। तो ये चीज़ें रहीं, सबके अपने वो चलते रहते हैं, अपना कोई इतना सेंस नहीं है अपने लिए। तो ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लेके आ गए 27 में। 35 में एक मेजर इवेंट और होता है। 35 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, इसमें क्या होता है कि स्टेट को ये जो फॉरेस्ट है उससे स्टेट लिस्ट में डाल दिया जाता है, स्टेट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यानी कि 35 के बाद सेंटर के पास स्टेट को रेगुलेट करने का कोई ऑब्जेक्टिव बचता नहीं है। तो ये क्या करेंगे, जो इम्पीरियल फॉरेस्ट सर्विस है उसे ख़त्म कर देंगे। एफआरआई जो कि एक टाइप से पावरफुल इंस्टीट्यूट बनी रही थी, उसका भट्टा सा बैठ जाता है, क्योंकि एक टाइप से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टेटों को चला गया। तो अब उसके पास लिमिटेड पावर है, क्योंकि सेंटर थोड़ा बहुत फंडिंग देता रहेगा, उसी से काम करना है सेंट्रल लेवल पे, स्टेट तो फंड देने से रहे। तो यहाँ एक मेजर इवेंट ये है कि डिसेंट्रलाइज हुआ फॉरेस्ट का। ये जो स्टेटों को ट्रांसफ़र किया गया, ये वापस जब इंदिरा गांधी जी आएंगे उस टाइम पे, देश की आज़ादी के बाद भी फॉरेस्ट स्टेट सब्जेक्ट ही रहते हैं, क्योंकि मेजोरिटी में जो 35 का एक्ट है वही हम लोगों ने संविधान बना दिया था। इंदिरा गांधी जी के टाइम पर ये इन्हें स्टेट सब्जेक्ट से उठा करके जो कंटेम्प्रेरी वो कनकरेंट जो लिस्ट है, मध्यवर्ती सूची, उसमें डाला गया। तो अब इस पर सेंटर और स्टेट दोनों ही रूल बना सकते हैं। तो 35 का है। 36 में सेकेंड इवेंट है वाइल्ड लाइफ की रिस्पेक्ट में, सॉरी थर्ड इवेंट आएगा, क्योंकि पहला एनिमल वो एलिफेंट आया, दूसरा फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेदांतंगल, थर्ड इवेंट आता है हेली वाला। जो हेली है, ये हेली नेशनल पार्क, ये एक्चुअली कॉर्बेट है, आज हम कॉर्बेट के नाम से जानते हैं इसे। कॉर्बेट जो है ये टाइगर हंटिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे, मज़ा आता था इन्हें टाइगर को मारने में। पहले ये तराई वाला जो रीजन है उसमें काफ़ी शिकार खेलने जाते थे, धीरे धीरे ये परेशान होने लगे। कई बार तो ऐसी कंडीशन हो गई कि 2-2 दिन घूम रहे हैं, टाइगर नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हंटिंग की गई टाइगर की। इसके बाद इन्हें ऑब्जर्वेशन में ये भी आया कि उस एरिया से जैसे जैसे टाइगर ख़त्म होते जा रहा है, जो सिविलाइजेशन है वो जंगल की तरफ बढ़ती जा रही है और जंगल को ख़त्म करते जा रहे हैं, क्योंकि अब लोग एग्रीकल्चर एक्सपेंशन तेज़ी से कर रहे हैं। अब लोगों को टाइगर का डर नहीं है कि वो टांग ले जाएगा हमें। दूसरा, लोगों की जब एक्सप्लॉयटेशन एक्टिविटी बढ़ रही है उस एरिया में, जैसे कि अच्छे टिम्बर को काट ले गए, उससे वहाँ के फॉरेस्ट की जो क्वालिटी है वो भी गिर रही, फॉरेस्ट डिग्रेड हो रहा है। तो इससे इन्हें दो चीज़ समझ में आई कि जंगल खत्म हो रहा है और जो बचे जंगल है उनकी क्वालिटी बहुत रैपिड गिर रही। इसका रिजल्ट हो रहा है कि जो अदर वाइल्ड एनिमल है उनकी फूड सप्लाई का इशू आ रहा है, बीमारियों की समस्या आ रही है और वो पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो रहा है। तो वो पर्सन जो कभी टाइगर को बिल्कुल पीछे ही पड़ा रहता था मारने के लिए, वही टाइगर को बचाने के लिए खड़ा हो गया। रीजन सीधा सा है कि टाइगर एक टाइप से एक फ्लैग स्पीसीज है। अगर हमने इकोसिस्टम में और फूड चेन में टॉप स्पीसीज है, अगर इसे बचा लिया तो पूरा इकोसिस्टम बचा रहेगा। तो ये कॉर्बेट काफ़ी बुक्स लिखते हैं, लोगों से मिलते हैं, भाई करो करो करो, बचाओ बचाओ बचाओ। तो उस टाइम पे ये जो हेली है ये यूपी के गवर्नर हुआ करते थे। अब क्या है, काम करवाना मैंने उद्देश्य होता है, किसके नाम पे है ये मायने नहीं रखता। तो वैसे ही हेली भाई साहब से बोला गया कि भाई हम तुम्हारे नाम पर रख देंगे। तो ये तैयार हो गया और उन्होंने उस रीजन में एक नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया। तो ये कब बना, 36 में नेशनल पार्क। कहाँ, तराई रीजन में, जो आज कॉर्बेट के नाम से पड़ता है, उत्तराखंड में, यूपी बॉर्डर पर पड़ जाता है ये। लेटर जब देश आज़ाद हो गया तो हम लोगों ने हेली को एक तरफ कुन्नी में टिका दिया और अपने कॉर्बेट को वापस लेके आए, क्योंकि बेसिक काम तो इन्हीं का था, कॉर्बेट के नाम से अपना है। बीच में इसका नाम चेंज किया गया था रामगंगा के नाम से, लेकिन फिर फाइनली अपना आज के टाइम पे कॉर्बेट है। हिस्ट्री में और इस टाइम पे कोई मेजर इवेंट नहीं है अपने लिए। मेजर इवेंट अपना शुरू होता है देश की आज़ादी के बाद। वैसे ये जो लिस्ट है, आपको जो नोट्स हैं उसमें इस टाइप की लिस्ट डली हुई है, आप उसे पढ़ लें तो कुछ हद तक चीज़ें वहाँ पर शुरू हो जाएंगी, आपकी स्टार्ट हो जाएंगी।
अब जब देश की आज़ादी के बाद की हिस्ट्री है उसके साथ समस्या ये है कि या तो हम लोग जैसे अभी अपन इवेंट पढ़ रहे थे इस टाइप के ऐसे डिस्कस करते जाएं, या फिर अपने एंगल मिस जो 5 ईयर प्लान वाला है उससे देख लिया जाए। तो यहाँ आपके नोट्स में क्या किया गया है, अपने जो इवेंट्स हैं उन्हें 5 ईयर प्लान के अंडर बांटा गया। इसके पीछे एक पर्पज ये भी था कि कुछ क्वेश्चन आए हैं जिन्होंने बोला है कि फॉरेस्ट्री की जो डेवलपमेंट हिस्ट्री ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान आप ऐसा लिखिए, तो आप वो थोड़ा टैकल करना अपने लिए आसान हो जाता है। तो यहाँ